हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी यूनिट फर्स्ट हिंदी भाषा और उसका विकास है। तो आज हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीए नेट जीआरएफ, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन 40वां। इससे पहले मैंने 39 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं हमारा 40वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना? तो इसमें कहा गया है किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। पहला है पिशेल, बी याकोबी, सी भंडारकर और डी बुलनर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी याकोबी। याकोबी ने नहीं माना है और इन तीनों ने ही अपभ्रंश को देश भाषा माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है? ए डॉक्टर याकोबी, बी डॉक्टर पिशेल, सी डॉक्टर कीथ और डी डॉक्टर ग्रियर्सन। तो इसमें पूछा गया है कि किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी डॉक्टर कीथ ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा मिलान वाला क्वेश्चन है और ये जो मिलान के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं, क्योंकि अगर हमें एक भी ऑप्शन का पता है तो इससे हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित ग्रंथों में उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए या चुनिए। तो इसमें रचनाकार दिए गए हैं और उनके ग्रंथ के नाम दिए गए हैं, तो हमें उनका मिलान करना है। तो सूची 1 अपभ्रंश ग्रंथ और सूची 2 रचनाकार दिए गए हैं। तो ए कुवलयमाला कहानी कथा आना चाहिए, बी महापुराण, सी पौंचरी, डी संदेश राशक और इसमें रचनाकार दिए गए हैं अददमान या अब्दुल रहमान। ये दोनों एक ही हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग अलग है, नहीं ये एक ही है, हमें ध्यान रखना है। दूसरा है स्वयंभू, तीसरा उद्योतन और चौथा है पुष्पदंत। तो आइए इनके ऑप्शन भी देख लेते हैं। कूट इनके क्या क्या दिए गए हैं। ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। बी ऑप्शन देखते हैं, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ए का चौथा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। डी देखते हैं, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा इसका 42 क्वेश्चन का, इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, ए का तीसरा। तो आइए मिलान करते हैं। डी हमारा राइट आंसर है। तो कुवलयमाला कथा है हमारा उद्योतन का और महापुराण हमारा है चौथा पुष्पदंत का और पौंचरी स्वयंभू और संदेश राशक पहला अददमान या अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य देशीय या सौर सैनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित कौन सी भाषा माना गया है? ए परिनिष्ठित भाषा, बी कृत्रिम भाषा, सी राष्ट्रभाषा और डी उपभाषा। तो इसमें पूछा गया है कि जो मध्य देशीय या सौर सैनी अपभ्रंश उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए परिनिष्ठित भाषा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक
इनमें से कौन है? ए डॉक्टर गिरियसन, बी डॉक्टर रिचर्ड पिसेल, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो इसमें पूछा गया है कि जो अपभ्रंश साहित्य है उसका पहला संपादक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। अगला क्वेश्चन है 45 है, धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया? ए डॉक्टर पिसेल, बी डॉक्टर गिरेसन, सी डॉक्टर याकोबी और डी मैक्स मुलर ने। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी डॉक्टर याकोबी ने धनपाल ने जो भविष्यत कथा लिखी है उसका संपादन किया है डॉक्टर याकोबी ने, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है? ए स्वयंभू कृत पौंचरी, बी जिन पर्व सूरी कृत्य अनाथ संधि, सी अदम मान कृत संदेश राशको, डी धनपाल कृत भविष्यत कथा। तो इसमें अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य पूछा गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी धनपाल कृत भविष्यत कथा। तो प्रबंध काव्य इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 47वां, सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया है? ए हरप्रसाद शास्त्री, बी पांडुरंग गुणे, सी हीरालाल जैन और डी राहुल सांकृत्यायन। तो सिद्धों की जो अपभ्रंश रचनाएं हैं उनका संपादन किसने किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए हरप्रसाद शास्त्री ने। तो हमें ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48वां, पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा निम्नलिखित ग्रंथ में से कौन है? ए त्रिठनेमी चरीव, बी त्रिशुटी महापुरुष गुणालंकार और सी हिरण्य कुमार चरी और डी सावेधम दोहा। तो पौराणिक जो गाथाएं थी उनकी जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी त्रिशुटी महापुरुष गुणालंकार। ये जो पौराणिक गाथाएं हैं उनकी जानकारी हमें मिलती है। अपभ्रंश का यह सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए हेमचंद्र, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू और डी मुनि राम सिंह। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है और इजी भी है, तो हमें इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी हरप्रसाद शास्त्री, डी डॉक्टर बागची और डी डॉक्टर भयाणी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। अगला है हमारा पौंचरीव के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की है? ए त्रिभुवन, बी पुष्पदंत, सी नमी साधु और डी मार्कंडे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा पौंचरीव है जो उसके उत्तरार्ध भाग की रचना त्रिभुवन ने की है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने घोषित किया है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर हरदेव बाहरी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर कैलाश भाटिया। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। अगला क्वेश्चन है दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्नलिखित में से क्या कहा है? ए अभिरोक्ति, बी देशी भाषा, सी अपभ्रष्ट और डी राजभाषा। तो इसमें पूछा गया कि जो दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्नलिखित क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी अपभ्रष्ट। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन है? ए प्राचीनता, बी प्रामाणिकता, सी साहित्यिकता और डी अपभ्रंश के भेद। यानी अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित यानी जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हुई है वह
पहलू कौन सा है या वो हिस्सा कौन सा है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, अपभ्रंश के भेद पर सबसे ज़्यादा ये विवादित रहा, यानी इस पे सबसे ज़्यादा मतभेद रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद नमी साधु द्वारा किया गया है? ए उपनगर, बी ब्राचड़, सी आबिरो, डी ग्राम्या। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ब्राचड़ किया गया है, नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 56वां, मार्कंडेय द्वारा किए गए अपभ्रंश के भेदों में से किसका संबंध गुजरात की बोली से है? ए ब्राचड़, बी उपनागर, सी नागर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 56वां क्वेश्चन है उसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, नागर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 57, उपनागर कहाँ की बोली थी? ए बिहार, बी सिंधु, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो इसमें पूछा गया कि जो उपनागर कहाँ की बोली थी, तो उपनागर इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, उपनागर राजस्थान की बोली थी। अगला क्वेश्चन है, सिंगली के आदि रूप को क्या कहते हैं? ए एलू, बी खस, सी पैसाची और डी सौराष्ट्री। तो सिंगली के आदि रूप को हम एलू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, मार्कंडेय ने निम्नलिखित में से सिंधु देशोत्भव किसे कहा है? ए उपनागर, बी ब्राचड़, सी नागर और डी इन सभी को। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, मार्कंडेय ने सिंधु देशोत्भव किसे कहा है? तो ब्राचड़ को कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नमी साधु की उपनागर अपभ्रंश उस काल की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा थी? ए ग्राम्य भाषा, बी परिनिष्ठित भाषा, सी बोलचाल की भाषा और डी उपभाषा। तो इसका जो हमारा 60वां क्वेश्चन है उसका हमारा राइट आंसर है बी, परिनिष्ठित भाषा। तो नमी जो साधु थे उनकी उपनागर अपभ्रंश उस काल की निम्नलिखित कौन सी भाषा थी? तो परिनिष्ठित भाषा थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 60 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें ये हमारी क्लास 3 थी, तो इसमें हमारे 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें और अपना आंसर अपनी नोटबुक में लगा लें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए और आपकी तैयारी कितनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको इनका लाभ पहुँचे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।